हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने फैमिली का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो हमने कल जो है सेल सिग्नलिंग का 5th लेक्चर पढ़ा और आज हम लोग पढ़ेंगे सेल सिग्नलिंग का 6th लेक्चर। हम लोग 5 लेक्चर तक ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो बाकी सब बढ़िया है आप लोगों का, है ना। चलिए, तो हम लोग चल कहाँ रहे हैं, एंजाइम में चल रहे हैं। एंजाइम लिंक रिसेप्टर पढ़ रहे हैं, राइट। एंजाइम लिंक रिसेप्टर में क्या क्या होता है, दैट इज आरटीके रिसेप्टर, टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर, रिसेप्टर सेरीन थ्रेओनिन काइनेज रिसेप्टर, टायरोसिन फॉस्फेटेज हिस्टिडीन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर। इतने तरह ये सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। आरटीके यानी कि आरटीके में जो कौन कौन से पाथवेज पढ़ने हैं, इसमें हमें पढ़ना है रैस मैप काइनेज पाथवे, यानी किसी को ईआरके पाथवे के नाम से भी जानते हैं, इंसुलिन पाथवे भी इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट है IP3 डैक पाथवे, जिसमें कि PLC गामा का यूज होता है। नेक्स्ट है PI3 काइनेज, इसी को AKT पाथवे भी कहते हैं। AKT पाथवे दो तरीके से होता है, एक mTOR पाथवे, दूसरा इंसुलिन पाथवे। ठीक है, तो हम लोग आज जो है आरटीके से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ठीक है, तो एंजाइम लिंक रिसेप्टर के बारे में क्या होता है। एंजाइम लिंक रिसेप्टर हम लोगों ने देख लिया था कि सिंगल पास मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो सेल सरफेस के ऊपर इसका लिगेंड बाइंडिंग डोमेन होता है और साइटोप्लाज्मिक साइड पे जो है इसका कैटालिटिक डोमेन होता है। जब रिसेप्टर बाइंड करता है, जब लिगेंड रिसेप्टर से बाइंड करता है तो जो ये एंजाइम लिंक रिसेप्टर है वो खुद एंजाइम की तरह काम करने लगता है या फिर एंजाइम के साथ एसोसिएट होकर के जो है एंजाइम को एक्टिवेट करता है। ठीक है, उसके बाद सीरीज ऑफ सिग्नलिंग देखने को मिलता है। तो ये था आपको एंजाइम लिंक रिसेप्टर के बारे में। नाउ नेक्स्ट जो है हम लोग एंजाइम लिंक रिसेप्टर में सबसे पहला पाथवे जो पढ़ेंगे वो है आरटीके पाथवे, दैट इज आरटीके रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। रिसेप्टर का मतलब जहाँ पे लिगेंड आकर के बाइंड हो, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, रिसेप्टर। टायरोसिन काइनेज का मतलब क्या हुआ कि टायरोसिन अमीनो एसिड पे फॉस्फेट को ऐड कराना। मतलब जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर में जहाँ पे टायरोसिन रेसिड्यू प्रेजेंट है वहाँ पे फॉस्फेट का ऐड कराना। यही मतलब इस काइनेज का जो फंक्शन है वो यही है। ठीक है, यानी कि ये जो आरटीके यानी रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एक ऐसा एंजाइम जो कि अपने टायरोसिन अमीनो एसिड को क्या करता है, फॉस्फोरिलेट करता है, यानी फॉस्फेट को ऐड करता है। ठीक है, जो ये रिसेप्टर्स होता है ये सेल सरफेस रिसेप्टर हम लोग देख रहे थे। ठीक है, सेल सरफेस रिसेप्टर जो है ये का सेकेंड मेजर क्लास है। ठीक है, क्या है ये, सेकेंड मेजर क्लास है, राइट। आरटीके जो है वो हाई एफिनिटी शो करता है। ठीक है, हाई एफिनिटी सेल सरफेस रिसेप्टर है। किसके लिए शो करता है, तो मैंने पॉलीपेप्टाइड ग्रोथ फैक्टर के लिए, साइटोकाइंस के लिए, हार्मोन्स के लिए, राइट। तो आरटीके जो है वो हाई एफिनिटी सेल सरफेस है। किसके लिए, पॉलीपेप्टाइड ग्रोथ फैक्टर के लिए, साइटोकाइंस के लिए और हार्मोन्स के लिए। जो आरटीके होता है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब नॉर्मल सेलुलर प्रोसेस में ही काम नहीं करता है, ये दूसरे रोल में भी अपना योगदान देता है। दूसरा भी रोल है इसका, जैसे कि डेवलपमेंट और प्रोग्रेशन कराता है डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर का। ठीक है, यदि आरटीके में म्यूटेशन हो गया तो क्या देखने को मिलेगा, यानी कि जो रिस्पांस देखने को मिल रहा था वो नहीं होगा। यानी कि जो सीरीज ऑफ सिग्नलिंग कैस्केड है, ठीक है, उस क्या करेगा कि मतलब जो प्रोटीन का एक्सप्रेशन था उस पर ये इफेक्ट अपना डालेगा, इफेक्ट काउज करेगा। तो इन नॉर्मल कंडीशन जो आरटीके काम कर रहा था वो आरटीके काम नहीं करेगा। कैसे चीज़ें होंगी हम लोग डायग्राम की हेल्प से आपको लेके चलेंगे। तो एक बार और हम देखते हैं कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज क्या है, यानी ऐसा काइनेज एंजाइम जो कि अपने टायरोसिन अमीनो एसिड के ऊपर फॉस्फेट ऐड करे। ठीक है, ये सेकेंड मेजर क्लास सेल सरफेस रिसेप्टर है। आरटीके ऐसा सेल सरफेस रिसेप्टर, आरटीके जो है हाई एफिनिटी सेल सरफेस रिसेप्टर है। किसके लिए, ग्रोथ फैक्टर के लिए,
साइटोकाइंस और हार्मोन्स के लिए। आरटीके सिर्फ नॉर्मल सेलुलर रिस्पॉन्स में ही अपना रोल प्ले नहीं करता है, इसके अलावा भी बहुत तरह के जो कैंसर्स होते हैं उसके डेवलपमेंट में, उसके प्रोग्रेशन में ये हेल्प करते हैं। यदि आरटीके में म्यूटेशन हो जाए तो प्रोटीन का एक्सप्रेशन जो है वो अफेक्टेड हो जाएगा। नाउ जो आरटीके है उसके लिए लिगेंड क्या क्या होता है, तो जो ये लिगेंड का जो खोज हुआ कि आरटीके के लिए लिगेंड कौन कौन सा होता है, तो ये जब ह्यूमन के बारे में जब पढ़ा जा रहा था, राइट, जब ह्यूमन के बारे में पढ़ा जा रहा था, मतलब ह्यूमन का कैंसर की स्टडी करी जा रही थी, तो उस समय जो है, रुकिए एक मिनट, क्या हो रहा है, तो उस समय जो है आरटीके के लिगेंड के बारे में जो है पता चला। तो चलिए देखते हैं कि जो लिगेंड है आरटीके का वो कौन कौन सा होता है। तो जो लिगेंड होता है वो सॉल्युबल होता है या मेम्ब्रेन बाउंडेड पेप्टाइड होता है, जिसमें कि जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स के लिए हैं, वो कौन कौन से ग्रोथ फैक्टर हैं, ठीक है, वो नीचे रिप्रेजेंट करा है हमने। तो नीचे देखेंगे कि कौन कौन से ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो कि इनिशियली आइडेंटिफाई किए गए हैं। कुछ आरटीके लिगेंड्स जो हैं नीचे रिप्रेजेंट है, चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो NGF दैट इज नर्व ग्रोथ फैक्टर, FGF फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, PDGF प्लेटलेट्स ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर, EGF एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, HGF हिपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर, IGF-1 इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, VEGF वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, MCSF that is macrophage colony stimulating factor. So these are the some ligands which are initially identified for the specific type from the specific types of cell, right? तो इस तरीके से जो आरटीके के लिगेंड्स कुछ इस प्रकार से थे जो हमने अभी देखा, NGF, FGF, PDGF, EGF, HGF, IGF-1, VEGF एंड MCSF। तो इस तरीके से लिगेंड है आरटीके के लिए, राइट। अब आते हैं जो आरटीके होता है उसमें 3 डोमेन होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, इंट्रा सेलुलर डोमेन, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन। सिंपल सा आप स्ट्रक्चर देखते हैं इस तरीके से होगा। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन हो गया, ये ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन हो गया और ये इंट्रा सेलुलर डोमेन हो गया। ये कौन सा हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, ये हो गया क्या, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, और ये लास्ट वाला क्या हो गया, इंट्रा सेलुलर डोमेन। तो यही यहाँ पे हमने लिखा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होता है, इंट्रा सेलुलर डोमेन होता है, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन जो होता है वहीं पे लिगेंड आके बाइंड करता है, सो एक्स्ट्रा सेलुलर को क्या कहते हैं, लिगेंड बाइंडिंग डोमेन कहते हैं। इंट्रा सेलुलर को क्या कहते हैं, तो इंट्रा सेलुलर जो है जहाँ पे आपको टायरोसिन काइनेज डोमेन होता है और वहाँ पे जो है एटीपी बाइंडिंग सीक्वेंस लगा होता है, अमीनो एसिड जो है सीक्वेंस होता है एटीपी में, ठीक है, एटीपी बाइंडिंग में। और ये जो है सबस्ट्रेट बाइंडिंग रीजन होता है जहाँ पे सबस्ट्रेट आकर के बाइंड करता है। इंट्रासेलुलर डोमेन को रेगुलेटरी डोमेन भी कहते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन जो है लिगेंड बाइंडिंग डोमेन है, इंट्रासेलुलर जो है टायरोसिन काइनेज डोमेन है जो कि विद अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग एटीपी बाइंडिंग होता है और ये सबस्ट्रेट बाइंडिंग रीजन भी है। और इंट्रासेलुलर डोमेन को क्या कहते हैं, रेगुलेटरी डोमेन भी कहते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन क्या है, जो कि ये पास किया हुआ है मेम्ब्रेन को, ये बीच वाला जो है वो है ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, जो कैसा नेचर का होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, ठीक है। चलिए ये हो गया आरटीके के डोमेन्स के बारे में कि कौन कौन से डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं। अब आते हैं कि जो हम लोगों ने देखा कि आरटीके जो है आरटीके के लिए जो लिगेंड्स आया वो कहाँ से आया, तो एक्चुअली जब ह्यूमन की कैंसर की स्टडी करी जा रही थी तो उस समय आरटीके का जो बहुत सारे लिगेंड्स हैं वो आइडेंटिफाई किए गए, ठीक है, जो कि म्यूटेड फॉर्म ऑफ ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर की तरह काम जो है, मतलब कि ऐसा जो ह्यूमन का कैंसर था, जहाँ ह्यूमन कैंसर पे जो स्टडी करी जा रही थी वो एसोसिएटेड था म्यूटेंट फॉर्म ऑफ ग्रोथ फैक्टर रिस्पॉन्स से,
ठीक है। तो उसी समय इसी स्टडी के दौरान जो है बहुत सारे आरटीके के लिगेंड्स जो है वो आइडेंटिफाई किए गए। ठीक है। जो इंसुलिन रेगुलेट एक्सप्रेशन होता है मल्टीपल जीन का, वो कंट्रोल करता है शुगर एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म को, कहाँ कहाँ पे, लीवर में, मसल्स में और एडिपोज टिश्यू में। तो इंसुलिन जो है वो क्या रेगुलेट करता है, मल्टीपल जीन के एक्सप्रेशन को, जो शुगर और लिपिड को के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, कहाँ कहाँ, लीवर में, मसल्स में और एडिपोज सेल्स में। ठीक है। अब जब आरटीके के बारे में देखते हैं कि आरटीके कैसे काम करता है, हाउ दे परफॉर्म देयर वर्क। ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज यानी कि आरटीके कैसे काम करता है कि जो हार्मोन से या प्रोटीन से वो पहले एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में बाइंड करेंगे, यानी हार्मोन या प्रोटीन किसकी तरह काम करेगा, लिगेंड की तरह। लिगेंड आकर के बाइंड करेगा कहाँ, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में। जैसे ही लिगेंड आकर के एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में बाइंड करेगा, वैसे ही जो इंट्रा सेलुलर डोमेन होता है जहाँ पे टायरोसिन काइनेज डोमेन है, वहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, यानी फॉस्फेट का एडिशन हो जाएगा मल्टीपल टायरोसिन रेसिड्यू पर। ठीक है। और इस जो ये फॉस्फेट का ऐड हो रहा है वो वहाँ पे कैसे होगा, तो ये क्रॉस फॉस्फोराइलेशन से होगा, जिसको कि ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं या क्रॉस फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। ठीक है। तो हमें जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का 3 पाथवेज पढ़ने हैं, जो कि 3 मेजर पाथवेज हैं। ठीक है। जिसमें कि रैस मैप काइनेज या इसी को मैप के पाथवे या ईआर के पाथवे कहते हैं। दूसरा है IP3 डैक पाथवे, तीसरा है PI3 काइनेज या AKT पाथवे। PI3 काइनेज AKT पाथवे में 2 इवेंट देखने को मिलेंगे, एक एम्टोर और एक इंसुलिन सिग्नलिंग। तो ये पाथवे किसके अंदर पढ़ना है, PI3 काइनेज के अंदर। ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रैस मैप काइनेज पाथवे से। तो क्या होता है कि देखिए, ध्यान से सुनिएगा, एक स्टोरी फॉर्म में सुनाऊंगी और आपको याद हो जाएगा। ठीक है। एक बार अगर आप ध्यान से सुन लोगे तो याद हो जाएंगी चीजें। तो रैस मैप काइनेज पाथवे में क्या होता है कि प्रोटीन या हार्मोन जो है लाइगेंड की तरह काम करेगा, यानी कि प्रोटीन या ग्रोथ हार्मोन आकर के बाइंड करेगा। कहाँ बाइंड करेगा, तो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद क्या होगा कि जो टायरोसिन काइनेज डोमेन है वो फॉस्फोरिलेट हो जाएगा। कहाँ पे, सी टर्मिनल टायरोसिन रेसिड्यू पे। यदि मैं आपको डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरह से। ठीक है। आरटीके एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर सिंगल पास मेम्ब्रेन होता है, किस तरह से, मान लीजिए इस तरीके से है। ठीक है। तो ये यहाँ पे लिगेंड आ गया, बाइंड कर गया एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन से। अब यहाँ पे ये इंट्रासेलुलर डोमेन है, यहाँ पे टायरोसिन रेसिड्यू प्रेजेंट है। इस टायरोसिन रेसिड्यू पे क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा, यानी फॉस्फेट ऐड होगा। तो सी टर्मिनल तो यही होता है ना, बताया था पिछली क्लास में। तो टायरोसिन रेसिड्यू पे आके फॉस्फेट ऐड हो गया। फॉस्फेट ऐड होने के बाद जो है फॉस्फोराइलेशन कंटिन्यू होता है, फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस देखा जाता है। एंड फॉस्फोराइलेशन जब होता है तो यहाँ जो है SH2 डोमेन से जो है SH2 डोमेन से यहाँ पे GRB2 नाम का प्रोटीन आकर के बाइंड कर जाता है। किसे, SH2 नाम के डोमेन से GRB2 नाम का प्रोटीन आकर के बाइंड कर जाता है। अब GRB2 नाम का जब प्रोटीन आके बाइंड करता है तो इसके पास जो डोमेन होता है वो होता है SH3 डोमेन। SH3 डोमेन से सॉस नाम का एंजाइम आकर के बाइंड कर जाता है। ठीक है। अब सॉस जब आकर के बाइंड कर गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पहले जब फॉस्फोराइलेशन नहीं हुआ था तो रैस जो है ना वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट था, यानी कि रैस जो है वो जब GDP के साथ रहेगा, राइट, GDP के साथ रहेगा तो वो इनएक्टिव रहेगा। ठीक है। लेकिन जब रैस जो है GTP के साथ रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो अभी इससे पहले इनएक्टिव था, लेकिन जैसे ही लिगेंड नहीं आया था तब इनएक्टिव था, लेकिन जब लिगेंड आकर के बाइंड किया तो यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हुआ। कहाँ पे, टायरोसिन रेसिड्यू पे एट इंट्रासेलुलर डोमेन पे। तो जब फॉस्फेट का ऐड हो गया उसके बाद SH2 डोमेन से जो है GRB2 नाम का प्रोटीन आया, GRB2 आकर के बाइंड किया, GRB2 सॉस के साथ बाइंड किया विद द हेल्प ऑफ SH3 डोमेन।
उसके बाद एक रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया GRB2 सॉस का, ठीक है। उसके बाद जो है सॉस का एक्टिवेशन हो गया। सॉस के एक्टिवेशन होने के बाद सॉस क्या है कि एक ग्वानाइल न्यूक्लियोटाइड रिलीजिंग प्रोटीन है GNRP है, ठीक है। जो सॉस होता है वो GEF की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? GEF की तरह, GF की तरह नहीं, GEF की तरह, ठीक है। GEF हमने बताया था कि GEF क्या करता है, GDP को हटा के GTP लगाने का काम करता है। इट मीन्स कि एक्टिव करने का काम करता है पाथवे को। तो दैट्स वाई जो यहाँ पे सॉस है वो यहाँ पे ये रोल प्ले करेगा GEF का। तो यहाँ पे GEF आकर के जैसे ही बाइंड किया ये एक्टिव हो गया तो GDP को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे जो RAS है, RAS से GDP को रिमूव कर देगा और यहाँ पे GTP को लगा देगा। तो ये लगा देगा, इसको क्या हो गया, ये RAS एक्टिव हो गया। अब जब RAS एक्टिव हो गया तो ये हो गया RAS के एक्टिवेशन की कहानी। तो जब RAS एक्टिव हो गया, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, G प्रोटीन रिलीज हो जाता है, यानी GDP रिलीज हो जाएगा और GTP आकर के बाइंड हो जाएगा। जो चीज़ें बताई, जो RAS है वो एक प्रोटीन है जो कि GDP बाउंडेड फॉर्म में जो है वो एक्टिव रहता है, राइट। एक्टिवेटेड जो RAS जो जब RAS एक्टिवेटेड हो जाता है तो वो अदर सेलुलर काइनेज को एक्टिवेट करता है, जैसे कि RAF1 को। तो जब RAS एक्टिवेट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, किसको एक्टिवेट करेगा, RAF को एक्टिवेट करेगा। RAF फिर किसको फॉस्फोरिलेट करेगा, यानी कि फॉस्फेट को ऐड करता जाएगा और एक्टिव करता जाएगा। तो RAF जो है पाथवे से भी समझाएंगे, डायग्राम से भी। एक बार मैं बोल देती हूँ तो आपके दिमाग में चीज़ें रहेंगी तो इजीली आप जो है उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकोगे। तो RAF काइनेज क्या करेगा, फिर फॉस्फोरिलेट करेगा किसको, फिर दूसरे सेलुलर काइनेज को करेगा जिसको कि कहते हैं MAP, ठीक है। तो RAF किसको करेगा, MAP को करेगा, ठीक है। अब MAP जो है फिर वो फॉस्फोराइड करेगा दूसरे काइनेज को, किसको, MAP काइनेज को। तो MAP किसको करेगा, MAP काइनेज को करेगा, ठीक है, MAP के को करेगा। तो MAP के को इस एक्टिवेशन हो जाएगा, जिसके पास सीरीज ऑफ काइनेज कैस्केड चलेगा, जो चलता आ रहा है, देखेंगे हम लोग डायग्राम से भी। और इसका जो फाइनल टारगेट होता है वो होता है फॉस एंड जून, जो कि AP1 डाइमर होता है, AP1 डाइमर होता है, हीटरो डाइमर होता है ये AP1, ठीक है। इसको फर्स्ट जोन को AP1 डाइमर कहते हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प कराता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ठीक है। तो फाइनल टारगेट क्या होता है, फर्स्ट जून होता है, ठीक है। इसका फॉस्फोराइलेशन होता है इस प्रोटीन का, एंड जिसके कारण एक्टिव हो जाता है और DNA से बाइंड करता है। DNA से बाइंड करने के बाद जीन का ट्रांसक्रिप्शन जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट द RAS MAP काइनेज पाथवे। अब हम लोग चलते हैं डायग्राम से इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है आपका जो है डायग्राम है, मतलब एक और सिंपल डायग्राम भी हमने बना रखे हैं, तो एक एक करके हम समझते चलेंगे। RTK है, RTK के पास यहाँ पे टायरोसिन है, टायरोसिन पे फॉस्फेट आके बाइंड किया, जब लिगेंड आके बाइंड किया तब ये फॉस्फोरिलेट हुआ, ठीक है। फॉस्फेट होने के बाद ये फॉस्फेट ऐड हुआ, एक्टिव हुआ, एक्टिव होने के बाद जो है यहाँ SH डोमेन होता है, SH2 नाम का डोमेन होता है। SH2 डोमेन से GRB2 नाम के प्रोटीन बाइंड करते हैं, GRB2 से इसके पास SH3 डोमेन होता है, जिससे कि सॉस आके बाइंड करता है। सॉस क्या करता है, गैप जो है यहाँ पे क्या करेगा कि GEF की तरह काम करेगा, जो कि क्या करेगा, GEF क्या करता है, GDP को हटा देता है, GTP को ला करके बाइंड कर देता है। तो RAS GDP से GTP में कन्वर्ट हो जाएगा। RAS एक्टिव हो गया, RAS एक्टिव होने के बाद RAF एक्टिव हुआ, RAF एक्टिव होने के बाद MAC काइनेज एक्टिव हुआ, MAC काइनेज ERK काइनेज एक्टिव हुआ, ERK काइनेज के बाद ये ERK काइनेज जो है न्यूक्लियस में एंटर किया, न्यूक्लियस में एंटर करने के बाद ये ELK1 को एक्टिवेट किया, ELK1 जो है फिर जो है ये फॉस जून को एक्टिव करेगा, फॉस जून को एक्टिवेट करने के बाद फिर ये DNA से जाकर के बाइंड करेगा, DNA से जब जाकर के बाइंड करेगा तो फिर जीन का एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। इट्स अ सिंपल डायग्राम है। चलिए हम इसको थोड़ा सा और अच्छे पाथवेज में लेके चलते हैं खुद के बनाए हुए में।
तो सबसे पहले जो रैस मैप काइनेज होता है, तो इसमें क्या होता है, ये सबसे पहले रैस का एक्टिवेशन होता है, क्योंकि मैप काइनेज का एक्टिवेशन के लिए रैस एक्टिवेशन होना ज़रूरी है। अगर रैस का एक्टिवेशन नहीं होगा तो मैप काइनेज एक्टिवेट नहीं होगा। तो सबसे पहले रैस एक्टिवेट होता है, देन मैप काइनेज एक्टिवेट होता है। तो वन बाय वन डील करेंगे, फिर हम इसको कॉमन लेके चलेंगे। तो रैस एक्टिवेशन कैसे होता है कि लिगेंड नहीं था, कोई कुछ नहीं हुआ, लिगेंड आया, लिगेंड आने के बाद जो देखिए लिगेंड बाइंड जब नहीं किया तो रैस जीडीपी के साथ है, क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। ये आरटीके है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर है ये, ठीक है। उसके बाद लिगेंड जब बाइंड कर गया यहाँ रिसेप्टर से, तो ये जो दूर दूर यहाँ पे प्रेजेंट थे ये पास आ गए, यानी कि इसका डाइमराइजेशन हो गया, यानी कि जो रिसेप्टर था वो डाइमर फॉर्म में आ गया। डाइमर फॉर्म में जब आ गया तो टायरोसिन रेसिड्यू, यहाँ पे टायरोसिन लगा हुआ रहता है, यहाँ पे टायरोसिन पे क्या हो गया, फॉस्फेट का एडिशन हो गया, यानी कि जैसे ही फॉस्फेट पे यहाँ पे एडिशन हुआ तो एडेप्टर प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हुआ। एडेप्टर प्रोटीन क्या है, GRB2 एंड सॉस, ये एडेप्टर प्रोटीन है। तो अब जैसे ही टायरोसिन रेसिड्यू पे फॉस्फोराइलेशन हुआ, फॉस्फेट का एडिशन हुआ, वैसे ही एडेप्टर प्रोटीन जो है वो एक्टिव हो गया। जब एक्टिव हो गया तो GRB2 और SOS क्या करेगा, आकर के अपने डोमेन से बाइंड कर जाएगा। GRB2 जो है अपने SH2 डोमेन से बाइंड करेगा विद द फॉस्फेट, एंड सॉस जो है अपने SH3 डोमेन के साथ GRB2 के साथ बाइंड कर जाएगा। अब यहाँ पे आता है ये चीज़ें लिगेंड बाइंड किया एंड फॉस्फेट ऐड हो चुका था, GRB2 SH2 डोमेन से बाइंड किया, सॉस SH3 डोमेन से बाइंड किया, और जो रेस्ट था सॉस का काम क्या था, GDP को हटाना और GTP को लगाना। तो ये सॉस क्या किया, रेस्ट यहाँ GDP जो था ये इनएक्टिव फॉर्म है, इनएक्टिव में अब यहाँ क्या किया कि GDP को हटा करके रेस्ट के साथ किसको लगा दिया, GTP को लगा दिया। जब रेस्ट के साथ GTP को लगा दिया ये तो क्या हो गया, ये एक्टिव हो गया, और ये जब एक्टिव हो गया तो रिस्पांस आगे को देखने को मिलेगा, सेल सिग्नलिंग आगे देखने को मिलेगा। तो अब रैस जो है वो एक्टिव हो चुका है। अब ये क्या करेगा, रैस की मैप काइनेज को एक्टिवेट करेगा। कैसे करेगा, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ जान लेते हैं कि SOS के पास GEF एक्टिविटी होती है, GRB2 क्या है, एडेप्टर प्रोटीन है, फुल फॉर्म देख लीजिए, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर बाउंड प्रोटीन 2, ठीक है। तो इस तरीके से रैस का एक्टिवेशन हुआ। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब रैस जो है एक्टिव हो चुका है, देख लीजिए हम लास्ट वाला स्टेप यहाँ पे बनाए हैं। फॉस्फेट से GRB2 लगा, GRB2 कहाँ से लगेगा, SH2 डोमेन से, और सॉस कहाँ लगेगा, SH3 डोमेन से। ये लग चुका है, रैस GTP के साथ बाउंड हो चुका है, ये एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। एक्टिवेट होने के बाद अब रैस जब एक्टिव हो गया तो ये रैफ को जो है एक्टिवेट कराएगा। रैफ क्या है, तो रैफ को ही मैप ट्रिपल के भी कहते हैं, मैप ट्रिपल काइनेज है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रैफ को एक्टिवेट कराया। रैफ क्या करेगा कि फॉस्फेट का एडिशन कराएगा सीरीन थ्रियोनिन रेसिड्यू में। अच्छा, रैस और मैप में क्या डिफरेंस है, रैस में क्या होता है कि टायरोसिन पे फॉस्फेट का ऐड होता है, और मैप काइनेज में क्या होता है कि फॉस्फेट का एडिशन जो होता है वो कहाँ पे होता है, वो जो है आपको सीरीन थ्रियोनिन रेसिड्यू पे होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, रैफ जो है फॉस्फेट का एडिशन कर देगा कहाँ पे, सीरीन थ्रियोनिन रेसिड्यू पे, जिसके कारण क्या होगा, मैप का एक्टिवेशन होगा। मैप यानी कि मैप डबल काइनेज यहाँ पे है, मैप का एक्टिवेशन होगा। मैप के बाद मैप जो है फिर फॉस्फोरिलेट करेगा सीरीन थ्रियोनिन रेसिड्यू पर, जिसके कारण मैप के काइनेज एक्टिवेट होगा। मैप काइनेज को ही ERK भी कहते हैं, ठीक है। तो ERK यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए इसको ERK पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। तो मैप काइनेज को ERK कहते हैं। तो मैप काइनेज जब एक्टिव हो गया तो ये कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाएगा। जब ये मैप काइनेज या ERK न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाएगा तो ये ELK को एक्टिवेट कराएगा। ELK जब एक्टिवेट हो जाएगा तो फॉस जून हिट्रोडाइमर AP1 डाइमर को एक्टिवेट कराएगा। जो ये फॉस जून है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करेगा, और ये जा करके क्या करेगा, DNA से जा करके क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा। बाइंड करने के बाद क्या करेगा, ये जीन का ट्रांसक्रिप्शन करा देगा। तो इस तरीके से मैप का एक्टिवेशन हुआ। अब हम टोटल मतलब दोनों को देखते हैं। यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है, रैफ मैप काइनेज क्या है, ये फॉस्फेट कट करेगा सीरीन थ्रियोनिन रेसिड्यू पे। सॉस क्या है, GEF तरह काम करेगा। मैप क्या है, फॉस्फेट कट करेगा सीरीन थ्रियोनिन रेसिड्यू
पे। और मैक में क्या, मैक देख लीजिए सीरीन थ्रेओनीन पे भी फॉस्फेट का एडिशन करेगा, टायरोसिन पे भी करता है। ERK सीरीन थ्रेओनीन काइनेज है, ELK ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर है, ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करेगा। तो ये हो गया मैप काइनेज का एक्टिवेशन। अब हम रैस मैप काइनेज एक साथ पाथवे को डील करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ, ठीक है। तो जो लिगेंड होता है, जो लिगेंड है वो आरटी के रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, बाइंड करने के बाद डाइमर बनाया, डाइमर बनाने के बाद ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन किया टायरोसिन रेसिड्यू पे, जिसके कारण जो फॉस्फेट का एडिशन हुआ आरटीके के रिसेप्टर में। उसके बाद जो GRB2 नाम के प्रोटीन का सॉस का एक्टिवेशन हुआ, एक्टिवेशन होने के बाद ये बाइंड किया फॉस्फोर, जहाँ पे फॉस्फेट ऐड हुआ था उसके SH2 डोमेन से GRB2, SH3 डोमेन से सॉस, और रैस को उससे GDP हटा करके GTP को बाउंड कर दिया। बाउंड करने के बाद क्या हुआ, रैस GTP एक्टिव हो गया, एक्टिव होने के बाद रैफ को एक्टिवेट किया, रैफ एक्टिवेट होने के बाद फिर ये फॉस्फेट ऐड कराते जाएगा और आगे की प्रक्रिया चलते जाएगी। मैप को एक्टिवेट कराया, मैप जो है ERK को एक्टिवेट कराया, ERK जब एक्टिव हो गया तो ये जो है या तो प्रोटीन सिंथेसिस पाथवे, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है न्यूक्लियस में एंटर करेगा, न्यूक्लियस में ERK एंटर कर गया, ELK में को एक्टिवेट किया, ELK जो है फॉस जोन को एक्टिवेट किया जो कि AP डाइमर है, हेट्रोडाइमर फॉर्म है, और ये फॉस जोन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करेगा जो कि DNA से बाइंड करेगा। DNA से बाइंड करने के बाद क्या करेगा कि ट्रांसक्रिप्शन करा देगा, जिस जीन का ये सिग्नल लेके आया है उसका ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलेगा। ये है रैस मैप काइनेज पाथवे। समझ आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। तो रैस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आरटी की डोमेन है, ये स्लाइड छूट गया था। चलिए, तो ये मैकेनिज्म हम लोग देख चुके हैं एंड हाँ यहाँ पे ये स्लाइड। तो रैस मैप काइनेज पाथवे में रैस काइनेज इन्वॉल्व होता है एंड मैप काइनेज इन्वॉल्व होता है। तो जो रैस काइनेज है वो क्या है, सुपर फैमिली है, GTPH एक्टिविटी इसके पास होती है। GTPH एक्टिविटी क्या होती है कि जब रैस जो है GDP के साथ बाउंड करेगा तो इनएक्टिव होगा, रैस जब GTP के साथ बाउंड करेगा तो एक्टिव होगा। ये मोनोमेरिक जब एक्टिव फॉर्म में होगा तो मोनोमेरिक G प्रोटीन फॉर्म करेगा। जो ये रैस काइनेज होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर साइड पे प्रेजेंट होता है। जो रैस काइनेज होगा वो क्या करेगा, फॉस्फेट को ऐड करेगा कहाँ, टायरोसिन रेसिड्यू पे, ठीक है। फॉस्फेट ऐड टायरोसिन पे करेगा, ठीक है। उसके बाद यदि रैस में म्यूटेशन हो जाएगा, म्यूटेशन हो गया किसी भी कारण से तो कैंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। रैस में अगर किसी कारण से म्यूटेशन देखने को मिला तो वो क्या करेगा, इट्स लीड कैंसर होगा। जो रैस काइनेज होते हैं उसके पास 3 तरह का होता है, HRAS, NRAS, KRAS, जो कि ह्यूमन में सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। जो रैस जो सुपर फैमिली क्यों कहा जाता है कि इसको, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी फैमिली आता है इसलिए इसको सुपर फैमिली कहते हैं, और इसका फंक्शन भी हम लोग जानेंगे। तो रैस के अंदर कौन कौन से फैमिली आता है चलिए देखते हैं, और उसका फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं। तो रैस के अंदर सबसे पहले रैस आता है। रैस क्या करता है, सेल के प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है, सर्वाइवल में हेल्प करता है, एडहेशन में हेल्प करता है, पॉलिमराइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद है रैन सुपर फैमिली। रैन क्या करता है, न्यूक्लियर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रो। रो क्या करता है, सेल के शेप को मेंटेन रखता है, सेलुलर मूवमेंट कराता है, साइटोस्केलेटन का रीमॉडलिंग कराता है। ARF क्या है, ADP राइबोसाइलेशन फैक्टर 1 है, ये वेसाइकुलर फॉर्मेशन कराता है, यानी वेसाइकल का फॉर्मेशन कराएगा, बायोजेनेसिस कराता है, इंट्रासेलुलर ट्रैफिकिंग का करने का काम करेगा, एक्टिन को रीमॉडलिंग करने का काम करता है। रैब नाम का जो रैब प्रोटीन जो है वो क्या करेगा, मेम्ब्रेन को ट्रैफिकिंग करने में हेल्प करेगा, वेसाइकुलर ट्रैफिकिंग करने में हेल्प करेगा। रैब प्रोटीन क्या करेगा, एम्पटोर का एक्टिवेशन कराने में हेल्प करेगा। सार्ड क्या करेगा, वेसाइकुलर फॉर्मेशन में काम करेगा। तो इस तरीके से जो रैस है वो काम करता है। अब आते हैं मैप काइनेज पे। तो मैप काइनेज क्या होता है, क्योंकि रैस मैप काइनेज है तो रैस काइनेज पहले एक्टिवेट होगा देन मैप काइनेज एक्टिवेट होगा। अभी हम लोगों ने पाथवे देखा, एक्चुअली ये हमें पहले पढ़ाना चाहिए था लेकिन ये स्लाइड जो है मिस हो गई थी, ठीक है। तो मैप काइनेज जो है वो
एक्टिवेट होता है कैसे, रैस के थ्रू। जब तक रैस एक्टिवेट नहीं होगा मैप काइनेज एक्टिवेट नहीं होगा। मैप काइनेज जब एक्टिवेट हो जाएगा रैस के थ्रू, तब मैप काइनेज फॉस्फेट को ऐड करेगा कहाँ पे, सेरीन थ्रेओनिन रेसिड्यू पे। जब सेरीन थ्रेओनिन रेसिड्यू पे फॉस्फेट को ऐड करेगा तो सीरीज ऑफ काइनेज एक्टिव फॉस्फोराइलेशन देखने को मिल जाएगा। तो जब रैस जो है एक तो मैप काइनेज को एक्टिव करता है और ये फंक्शन करता है मैप काइनेज में एक्टिवेट करके किसमें, सेल ग्रोथ में और डिवीजन में। लेकिन रैस जो है और भी PI3K को भी एक्टिव करता है, AKT को भी एक्टिव करता है, एमटॉर पाथवे में भी इसका एक्टिवेशन देखने को मिलता है। यही इसको इन लोगों को एक्टिवेट करता है। यहाँ पे ये क्या फंक्शन करेगा, प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प कराता है, सेलुलर ग्रोथ में हेल्प कराता है और एपोप्टोसिस पाथवे को इनहिबिट करता है, एपोप्टोसिस को रोकने का काम करता है। ठीक है, मैप काइनेज का फुल फॉर्म क्या है, माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज। तो इस तरीके से रैस मैप काइनेज पाथवे चलता है। तो आई थिंक इसमें समझ आ गया होगा आपको सभी चीजें रैस काइनेज और मैप काइनेज के बारे में। तो ये रैस मैप काइनेज हम लोगों ने ये देख लिया है। आप लोग नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग पढ़ो तो यही बहुत है। ठीक है, इस तरीके से रैस मैप काइनेज का एक्टिवेशन होता है। एक बार हम और पाथवे पे चलते हैं। लिगेंड आया, रिसेप्टर आरटी के रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, बाइंड करने के बाद क्या बना लिया, डाइमर बना लिया। डाइमर क्या करेगा, ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन करेगा कहाँ पे, टायरोसिन के रेसिड्यू पे। टायरोसिन रेसिड्यू पे जब ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन करेगा तो क्या होगा कि फॉस्फेट का एडिशन होगा। फॉस्फेट का एडिशन होगा तो क्या होगा, कहाँ होगा, आरटी के रिसेप्टर में होगा। आरटी के रिसेप्टर में क्या, जब फॉस्फेट ऐड हो जाएगा तो एडेप्टर प्रोटीन का एक्टिवेशन होगा। कौन कौन से एडेप्टर प्रोटीन का एक्टिवेशन होगा, GRB2 और सॉस नाम के प्रोटीन, एडेप्टर प्रोटीन का। तो ये जब एक्टिवेट हो जाएगा तो ये अपने अपने SH2 SH3 डोमेन से आकर के बाइंड कर जाएगा। SH2 डोमेन से कौन बाइंड करता है, GRB2। SH3 डोमेन से कौन बाइंड करता है, सॉस आकर के बाइंड कर जाएगा। सॉस अब GEF की तरह एक्टिविटी करने लगेगा। GEF की तरह एक्टिविटी करने लगेगा तो क्या करेगा, GDP को ये रिमूव कर देगा, GTP को रैस से लगा देगा। तो जब GTP रैस से लग गया तो रैस एक्टिव हो गया। रैस एक्टिव हो गया तो रैफ को एक्टिवेट कर देगा। रैफ एक्टिवेट हो गया तो मैक को एक्टिवेट कर देगा। मैक एक्टिवेट हो गया तो ERK को एक्टिवेट करेगा। ERK एक्टिवेट हो गया तो न्यूक्लियस में एंटर करेगा। और जब ये न्यूक्लियस में एंटर किया तो क्या होगा, ELK को एक्टिवेट करेगा। ELK फॉस्जूम को एक्टिवेट करेगा। फॉस्जूम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है और ये DNA से बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है ट्रांसक्रिप्शन क्या बोला मैंने कि रैस मैप काइनेज पाथवे देखने को मिलता है। तो अब हम लोगों ने एक तो पहला था आरटीके में रैस मैप काइनेज पाथवे, दूसरा पाथवे क्या है, IP3 डैग पाथवे। चलिए IP3 डैग पाथवे देखते हैं। तो IP3 डैग पाथवे क्या होता है कि IP3 डैग पाथवे हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसी तरीके का ये पाथवे है बट यहाँ पे क्या होगा कि फॉस्फोराइलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, राइट, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, फॉस्फोराइलेशन देखने को मिलेगा, जिसके कारण क्या होगा कि ये उस पाथवे से थोड़ा अलग होता है। या IP3 डैग पाथवे में वहाँ पे PLC बीटा काम कर रहा होता है और यहाँ पे PLC गामा काम कर रहा होता है। तो जब ये हो गया लिगेंड और ये हो गया आरटीके का रिसेप्टर, मतलब आरटीके रखे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। ठीक है, उसका रिसेप्टर हो गया। तो लिगेंड आया, बाइंड किया। अगर जब ये बाइंड नहीं किया था ना तब ये अलग अलग था। ठीक है, मतलब अगर इसे को ऐसे बनाया जाए तो ये ऐसे था। ठीक है, ये ऐसे था, ये दूर दूर था। लेकिन जैसे ही लिगेंड आके बाइंड किया ये पास हो गया, ये इसका डायमराइजेशन हो गया। डायमराइजेशन होने के बाद टायरोसिन यहाँ पे लगा हुआ है, इसके इंट्रासेलुलर डोमेन पे टायरोसिन यहाँ पे लगा हुआ है। देन जैसे ही लिगेंड बाइंड करेगा टायरोसिन फॉस्फोरिलेट होगा, यहाँ पे टायरोसिन रेसिड्यू पे फॉस्फेट का एडिशन होगा। फॉस्फेट के एडिशन होने के बाद क्या होगा कि PLC गामा जो है SH2 डोमेन से आकर के बाइंड करेगा और PLC गामा जब इससे बाइंड करेगा तो ये किसको एक्टिवेट करेगा, PIP2 को एक्टिवेट करेगा। PIP2 जब एक्टिवेट हो जाएगा तो PIP2 क्या करेगा, PLC गामा के प्रेजेंस में ये ब्रेक हो जाएगा, क्लीव हो जाएगा डैग एंड IP3 में। तो जो डैग होता है ना वो डरपोक होता है, D4 डैग, D4 डैग एंड D4 डरपोक। ठीक है, D4 डैग एंड D4 डरपोक।
तो जो ये डैग है वो क्या करेगा, ये छुपा डरपोक होता है, ये यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इनर साइटोसोल वाला रीजन है यहाँ पे आकर छुपा हुआ रहेगा। और IP3 जो है वो यहाँ से बाहर आएगा, बाहर आने के बाद ये ER में जाएगा, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मतलब जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद क्या करेगा, कैल्शियम चैनल को ओपन कराएगा, कैल्शियम चैनल पे इस तरीके से आकर के बाइंड कर जाएगा। रुकिए हम पॉइंटर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये IP3 है, IP3 आया कैल्शियम चैनल के ऊपर आकर के इस तरह से बाइंड किया, बाइंड करने के बाद ये जो कैल्शियम चैनल है वो ओपन हो गया। ओपन होने के बाद जो भी इसके अंदर जो कैल्शियम आयन स्टोर था या स्टोर कैल्शियम आयन स्टोर रहता है, कैल्शियम आयन जो स्टोर था वो बाहर आ गया, बाहर रिलीज हो गया। रिलीज होने के बाद ये कैल्शियम आयन और जो डैग है ये दोनों मिल करके PKC को एक्टिवेट करेगा। PKC को जब एक्टिवेट करेगा तो क्या करेगा कि PKC जब एक्टिवेट हो जाएगा तो ये डिफरेंट चैनल को एक्टिवेट करेगा और मेटाबॉलिक रेगुलेशन में पार्टिसिपेट करेगा। जो और भी बहुत सारे जो कैल्शियम निकलते हैं, कुछ कैल्शियम जो है दूसरे पाथवे में भी एंटर करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। यहाँ पे अभी 3 डैग पाथवे में क्या हुआ कि लिगेंड आया, बाइंड किया, टायरोसिन एसिड पे फॉस्फेट को ऐड करा। ठीक है, ऐड करने के बाद क्या हुआ कि PLC अपने SS2 डोमेन से फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन पे आकर के बाइंड कर गया। बाइंड करने के बाद क्या हुआ, PRP2 को एक्टिवेट कराया। PRP2 क्या किया, PLC गामा के प्रेजेंस में डैग और IP3 को में क्लीव कर दिया। डैग डरपोक होने के कारण वहाँ छुपा रह गया। कहाँ छुपा रह गया, इनर साइटोसोल वाले मतलब इनर लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और यहाँ पे IP3 बाहर आया, IP3 आकर के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कैल्शियम चैनल के ऊपर जाके लग गया। लगने के बाद ये ओपन हो गया चैनल जब ओपन हो गया तो कैल्शियम आयन जो अंदर स्टोर था वो यहाँ से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद ये कैल्शियम आयन डैग के साथ मिला, डैग के साथ मिलने के बाद ये PKC को एक्टिवेट कर दिया। PKC डिफरेंट सिग्नलिंग में काम करा, जैसे कि डिफरेंट चैनल को एक्टिवेट करा, मेटाबॉलिक रेगुलेशन में पार्टिसिपेट किया। बाकी और कुछ कैल्शियम जो थे वो दूसरे पाथवे में एंटर करे। यहाँ पे जो PLC डेल्टा होता है वो बाइंड करता है फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन रेसिड्यू से SS2 डोमेन के द्वारा, जिसके रिजल्ट में PRP2 क्लीव होकर IP3 और डैग बनाता है। ये बस कहानी थी IP3 एंड डैग की एंड दीज आर द रेस्ट मैप काइनेज पाथ। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा एंड जो है ठीक है, तो आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको दिक्कत है तो आप हमें डाउट पूछ सकते हैं। चैनल विद्या इंस्टीट्यूट फैमिली करके चैनल है, उस पर अपना डाउट जो है डाल सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में नए टॉपिक के साथ, न्यू टॉपिक के साथ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ठीक है, तो चलिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए एंड अपने पापा मम्मी का भी ख्याल रखिए।